फाइन। तो हमें जो 2-3 चीज डिस्कस करनी है उसके हम बात करते हैं। एक तो ये कि हमें किसी से जब चेक मिलता है और वो चेक हम किसी को दे देते हैं और वो डिसऑनर हो जाता है, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और मुझे अंदाजा था कि इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक डेटर है, एक देनदार है, उससे हमें डेटर ऑफ रुपीज, मैं छोटे अमाउंट से लेके चलता हूँ, ऑफ रुपीज 5000, उसके पास 5000 का रुपए हमें लेना है, वो हमें चेक देता है। डेटर 5000 रुपए का है, डेटर ऑफ रुपीज 5000 इज बाय चेक ऑफ रुपीज 4800 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब आप जानते हैं आप, ये डिस्काउंट है। तो एक हमें डेटर है जिससे 5000 रुपए लेने हैं, उसने 4800 का चेक दिया फुल सेटलमेंट। दूसरी चीज, अब ये डेटर का नाम नहीं लिखा, नहीं तो मैं नाम लिखना चाहिए था, मैं यहाँ पे मुझे उसकी जरूरत है। द चेक रिसीव्ड, अब इसी के बाद समझिए एंट्री, वॉज एंडोर्स्ड, हमने ये चेक किसी और को दे दिया, एंडोर्स्ड टू ए क्रेडिटर, ए जो हमारा क्रेडिटर है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ, उसको हमने दे दिया फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 5100 के सेटलमेंट में हमने वो चेक दे दिया। तो पहली चीज आप ये समझिए कि ये जो चेक हमें जब मिला तो हमने क्या एंट्री की, अभी चेक जब ये एंडोर्स कर दिया, वो चेक हमें मिला, हमने किसी और को दे दिया, इसका मतलब वो चेक हमने बैंक में जमा नहीं किया। और जब हम चेक बैंक में जमा नहीं करते तो उसको हम लिखते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, कितना 4800। डिस्काउंट हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 5000 लेना है, हम 4800 का चेक दे रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 टू डेटर, डेटर को हम क्रेडिट कर देंगे 5000 रुपए से। तो हमारी एंट्री क्या हुई, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर 5000। तो पहले आपको ये समझना है कि एक डेटर जिससे हमें 5000 रुपए लेने थे, उससे हमने 4800 का चेक लिया फुल सेटलमेंट में, तो ये हमारी उसकी एंट्री। इसके अंदर किसी को अभी पहले डाउट हो तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्या हुआ, ये चेक मैंने, एक क्रेडिटर है जिसका नाम है ए, उसको दे दिया 5100 के सेटलमेंट में। किसको दे दिया, क्रेडिटर को। तो जब ये चेक मैं दूसरे अपने किसी क्रेडिटर को दूंगा तो उसकी एंट्री, इसका नाम है ए, उसको कितना पेमेंट करना था, 5100 का। और ये चेक मैंने दिया है तो मैं यहाँ पे क्रेडिट करूंगा टू चेक इन हैंड, यही वाला चेक दे रहा हूँ जो मुझे मिला, चेक इन हैंड। ये चेक कितने का है, 4800 का। और यहाँ पर मुझे 300 रुपए का डिस्काउंट मिला, कितना, 300 रुपए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए, अब आप देखिए, अगर ये ए मुझसे कहता है भैया चेक डिसऑनर हो गया, उसको पैसा नहीं मिला, तो ए वापस मेरे पास भागा भागा आएगा, बोलेगा भैया ये आपने जो चेक दिया था 4800 का, वापस हो गया, रिटर्न हो गया, ये लो। बैंक में जिसका तुमने चेक दिया था उसके खाते में पैसे नहीं थे, या जो भी था, टेक्निकल रीजन भी हो सकता है, साइन गलत थे, डेट गलत थी, कुछ गलती थी, या पैसे नहीं थे, जो भी था, ये चेक बाउंस हो गया। तो भाई मैंने जो पेमेंट की एंट्री की है ए को, ये एंट्री तो गलत हो गई, अब ये एंट्री उल्टी करनी पड़ेगी, ए फिर से क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी रिवर्स एंट्री करता हूँ, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी मेरी, वापस से वो चेक इन हैंड डेबिट हो गया 4800 से, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट हो गया 300 से, और ए को मैं क्रेडिट कर दूंगा 5100 से। मैं ये एंट्री दोबारा कर दूंगा, उल्टी कर दूंगा वापस। और ये चेक तो यही वाला चेक है, ये चेक जो है ये कोई और चेक नहीं है, ये चेक कोई और चेक नहीं है, ये चेक यही वाला चेक है जो मुझे ए से, मुझे पहले मिला था।
तो जब ये चेक बाउंस हो गया तो मैंने तो ये मानकर एंट्री की थी ना कि पैसा मिल गया डेटर से, तो ये चेक बाउंस हो गया तो मुझे ये वाली एंट्री भी दोबारा रिवर्स करनी पड़ेगी, मुझे ये वाली एंट्री भी रिवर्स करनी पड़ेगी, इसकी भी उल्टी। लेकिन डिस्काउंट रिसीव कहाँ डेबिट होता है? नहीं, अब जब वो डिस्काउंट का मतलब ही नहीं रहा, जब चेक बाउंस होता है तो डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो जाए। मैं डिस्काउंट दिया किस लिए था कि पैसा आया, जब पैसे ही नहीं आया तो डिस्काउंट किस बात का, डिस्काउंट भी उल्टा हो जाएगा। अब ए कहेगा कि भाई आप डिस्काउंट भूल जाओ, अब डिस्काउंट किस बात, डिस्काउंट जब पेमेंट दिया था तब दिया था। अब ए मुझसे ये थोड़ी कहेगा कि चल ठीक है डिस्काउंट जो दे दिया था काट दो आप, तो 4,800 दे दो। ए कहेगा वो डिस्काउंट तो उस समय पैसा मिल गया था इसलिए दिया था। भाई कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, मैंने आपको बताया था कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, पैसा मिलने पर देते हैं। जब पैसा मिला ही नहीं तो ये कैश डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट रिसीव आपने यहाँ क्रेडिट किया है ये वापस से कैंसिल होने पर डेबिट हो जाएगा, और ए को वापस से मुझे पूरे 5,100 रुपए मुझसे मांगेगा। यस सर। है ना, कैश डिस्काउंट तो पैसा मिलने पर होता है, यही कहानी यहाँ पर भी होगी डेटर के केस में। डेटर भी डेबिट हो जाएगा, डेटर भी डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा, 5,000 से वापस वो डेटर भी डेबिट, और फिर यहाँ पे भी मैं चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दूंगा। चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दूंगा, चेक इन हैंड का कोई मतलब ही नहीं है, अब तो चेक भी खत्म हो गया, वो तो रिजेक्ट हो गया। और फिर ये डिस्काउंट अलाउड है ये भी क्रेडिट हो जाएगा। कितना, 200। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ये एंट्री दोनों रिवर्स हो जाए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है कि हम ये इस ढंग से अलग अलग एंट्री नहीं करते, हम यहाँ पर अलग अलग एंट्री नहीं करते, हम इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये एक ही ट्रांजैक्शन है। ए को जो चेक दिया, मान लीजिए जिससे चेक मिला वो उसका है सी, वो सी से मुझे चेक मिला, मैंने ए को दे दिया। जब ए का चेक रिजेक्ट हो गया तो मुझे ए को पैसा देना और सी से लेना, तो इन दोनों एंट्रीज की मुझे कंबाइन एंट्री करनी रहेगी। कंबाइन एंट्री जब मैं करूंगा तो मेरी कंबाइन एंट्री क्या बनी, यहाँ पर चेक इन हैंड डेबिट हुआ काट दो, यहाँ पे क्रेडिट हुआ काट दो, तो मेरी एंट्री क्या बन गई। अगर मैं इसकी कंबाइन एंट्री करूं तो मेरी एंट्री बन गई डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर डेबिट हो गया कितने से, 5,000 रुपए से। डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो गया कितने से, 300 रुपए से। टू ए क्रेडिट हो गया 5,100 रुपए से, और डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो गया 200 रुपए से। तो मेरी एंट्री बन जाएगी। तो मैं ये दो अलग अलग एंट्रियां करने की बजाय, मैं यहाँ पर इन दोनों की बजाय मैं यहाँ पर ये सिंगल वाली ये एक एंट्री कर दूंगा जो डिसऑनर की पूरी एंट्री रहेगी। और इस एंट्री को आपको ध्यान क्या देना है, इस एंट्री में ध्यान ये देना है कि डेटर फिर से डेटर बन गया, क्रेडिटर फिर से क्रेडिटर बन गया, जो डिस्काउंट रिसीव दिया था वो कैंसिल हो गया, और जो डिस्काउंट अलाउड दिया था वो भी कैंसिल हो गया। जब डिस्काउंट अलाउड दिया था तो डेबिट किया था, यहाँ पे डेबिट किया था, और उसको हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब डिस्काउंट न दिया न डिस्काउंट मिला, सब खत्म। अब जितना पैसा जिसको देना था वो उतने ही पैसे पे आ गया वापस। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। ये जो अभी मैंने समझाया इसमें किसी को कोई डाउट या संशय आ रहा है तो पूछिए। नो सर। अब एक चीज यहाँ पे समझना और जरूरी है कि जब चेक डिसऑनर होता है तो बैंक आपसे चार्जेस लेता है। कैसे चार्जेस लेता है, मान लीजिए मुझे किसी का चेक मिला और मैंने अपने बैंक में जमा किया, तो अगर वो रिटर्न जाता है तो जिसने चेक दिया उसके खाते से भी बैंक चार्जेस पेनल्टी लगाता है, और मेरे खाते से भी लगाएगा। उसके खाते से ज्यादा लगाएगा, अगर उसको 200 लगा रहा तो मुझे 100 लगाएगा, मोटा रफली दे रहा हूँ, और 150 लगा रहा तो हो सकता है 250 लगाए, जो भी है वो लगाएगा, मुझसे भी लगाएगा, उसको लगाएगा। उसको तो लगा, उसने उसकी वजह से रिजेक्ट हुआ, उसकी वजह से डिसऑनर हुआ, तो वो जो उसको पेनल्टी लगाई वो तो उसकी है, उससे मुझे मतलब नहीं। लेकिन जो मुझे लग गई वो मैं उससे मांगूंगा यार, वो वाली पेनल्टी तो उसको डबल पेनल्टी पड़ जाती है, आप डबल पेनल्टी पड़ जाती है। आपको इसको अनुभव करना है ना, तो आप किसी को एक चेक दीजिए, आप दीजिए चेक और उसको बाउंस कर दीजिए, देखिए वो भागा भागा आएगा आपके पास। वो आपके खाते से भी पैसा बैंक ने काट लेती है और उसके खाते से भी काटती है।
तो मान लीजिए मुझे चेक मिला और मेरे को पेनल्टी लगी, मेरे को 5,000 का चेक मिला और मेरे को 100 रुपए बैंक ने मेरे अकाउंट से डिसऑनर के खर्चे ले लिए, तो जिसने मुझे चेक दिया था उससे कहूंगा भाई 5,000 रुपए का तो चेक और 100 रुपए डिसऑनर के। डिस्काउंट तो वापस होगा ही होगा, डिस्काउंट तो छोड़ दो, डिस्काउंट तो रिटर्न होगा, वापस करेंगे, लेकिन 100 रुपए जो बैंक ने और काट लिए वो भी मैं मांगूंगा। तो मैंने उसके अंदर ऐसा ही एक ट्रांजेक्शन दिया था। उसमें अगर ए को, जिसको मैंने चेक दिया, वो मुझसे कहता है भाई साहब इसके अंदर 150 रुपए बैंक हमसे खर्चे ले रहा है डिसऑनर के, वो भी लेने हैं, तो मुझे उसको ए को जो पैसे देने हैं वो 5,100 नहीं देने, मुझे ए को 5,100 में 150 रुपए और देने हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो मांग रहा है, उसको चार्जेस लग गए, वो मुझे देने हैं। और ये 150 रुपए और लग गए, मैं जोड़ दूंगा, लेकिन ये 150 रुपए मेरे नहीं है, ये मैं डेटर से लूंगा, तो मैं जिससे मुझे 5,000 लेने उससे मैं 150 रुपए, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरी एंट्री जो बन जाएगी यहाँ पर, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर वाला हटा देता हूँ, आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लीजिए, बाकी तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, डिलीट कर दूं? ठीक, तो मैं यहाँ पर जो है इसकी अगर मैं पूरी एंट्री बनाऊं तो मेरी जो पूरी एंट्री बन रही है, मुझे डेटर वापस से बन गया, जो डेटर 5,000 का था उससे मैं अब 5,150 रुपए लूंगा। डिस्काउंट रिसीव जो क्रेडिट किया था वो वापस डेबिट हो जाएगा, वो खत्म। टू ए जो मेरा क्रेडिटर है, जिसको मुझे 5,100 रुपए देने थे, अब उसको मुझे देने 5,250, किस बात के? डिस्काउंट सर्विस। और जो डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया था डेटर के लिए, वो मैं क्रेडिट कर दूंगा 200 रुपए से। तो ये कुल मिला के मेरी एंट्री कुछ ऐसे बनी। मुझे कुछ नहीं करना, वो 150 रुपए डेटर से लेकर उससे लेकर एक को दे देने, बस। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे एक से लेने हैं, दूसरे को देने, इसलिए मैं इसका कोई खाता नहीं खोलूंगा 150 रुपए का। मुझे क्यों खाता खोलना उसका? मैं तो इससे लूंगा और वो पैसा लेकर जो है मुझे इसको दे देना है, तो इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा उस हिसाब से, इसको मैं क्रेडिट कर, दैट्स इट, इतना ही होगा। सर हाँ सर इसी की तरह एक क्वेश्चन था 11th शीट में कि अजय ने विजय को चेक दिया और विजय ने जब उसे जमा कराया तो वो डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक ने उस पे चार्ज किए हैं पैसे, तो क्या वो दोनों में ऐड होगा वो भी इसी तरह से? अब उसमें क्या हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क ये है कि दो ही पार्टी से, इसमें तीन नहीं, अभी जो मैंने बताया उसमें 3 पार्टी थी, मुझे किसी से मिला, मैंने किसी को दिया, अब 2 ही पार्टी है, अजय और विजय। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वो क्वेश्चन में क्या है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अब मान लेते हैं कि अजय को मिले हैं चेक, अजय रिसीव्स चेक ऑफ ₹4,000 फ्रॉम विजय। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ अजय, ये अजय की बुक से, और ये विजय की बुक से। अजय को चेक मिला 4,000 का विजय से, और चेक मान लीजिए बैंक में जमा हो गया, डिसऑनर हुआ मतलब बैंक में जमा तो किया, तभी बैंक में बिना जमा किए तो डिसऑनर होता नहीं। किसने किया? जिसको मिला। किसको मिला? अजय को, तो अजय ने बैंक में जमा किया, बैंक और डेबिट विजय, 5,000 रुपए का चेक। विजय ने चेक दिया तो विजय एंट्री क्या करेगा? अजय अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, इसने चेक दे रहा है तो ये एंट्री करेगा। अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? चेक इज डिसऑनर्ड। विजय का चेक डिसऑनर हो गया एंड बैंक चार्ज्ड अजय ₹150। बैंक ने अजय से 150 रुपए ले लिया। आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एक चीज क्लियर कर दो, मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि ये जो चार्जेस हैं ये दोनों पार्टी को लगते हैं, जिसने जमा किए उसने और जिसने दिए उसको।
मतलब ये चेक अजय को मिला था तो अजय को 150 रुपए की पेनल्टी लग गई। इसका मतलब है ये नहीं कि विजय को नहीं लगी होगी, विजय को भी लगी होगी। लेकिन मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा किसी भी किताब में जिसने दिया उसके चार्जेस के बारे में क्वेश्चन में बताया गया। वो इसलिए नहीं देते कि उसकी एंट्री तो वो करेगा ही करेगा, उसको लगा होगा, लेकिन मुझे नहीं दिखा ऐसा क्वेश्चन। और जिसको चेक मिला उसको क्या पेनल्टी लगी, ये मैंने कई सारे क्वेश्चंस में देखा है। इसका मतलब वो क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना चाह रहा है कि जिसको चेक मिला उसकी पेनल्टी की एंट्री एक्चुअल में वसूली विजय से जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे ये चाह रहा है कि आप वो वसूलने वाला कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि नहीं, कि ये पैसा वसूला जाएगा जिसने चेक दिया उससे। ये खर्चा अजय के अकाउंट से कटा है तो अजय का खर्चा नहीं। मान लीजिए मैं अजय हूं, मुझे चेक मिला, मैंने बैंक में जमा किया, बैंक ने मेरे अकाउंट से काटा, लेकिन वो मेरा खर्चा थोड़ी है, मैं तो उससे वसूल लूंगा। अगर मेरे को लग भी गया, मेरे अकाउंट से कट भी गया, तो मैं तो विजय से ले लूंगा। तो वो क्वेश्चन ज्यादातर यही। लेकिन मैं यहाँ पे फिर रिपीट करता हूँ कि विजय को भी लगेगी पेनल्टी, लेकिन मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसके अंदर विजय के, वो मैंने भी दिया नहीं, मुझे भी चलो मैं ही दे देता, लेकिन मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया। क्वेश्चन क्या है, चलो दोनों को, तो विजय के ऊपर डबल पेनल्टी हो गई, एक तो उसके खाते की भी और अजय के खाते की, अजय को भी देनी। तो क्वेश्चन में जो अजय को लगा है ये पैसा विजय से वसूला जाएगा, इसकी क्या एंट्री होगी अपने को ये देखना है। तो अब विजय से जो पैसा लिया जाएगा, विजय से जो पैसा लिया जाएगा वो लिया जाएगा 5150, और बैंक से में जो माइनस होगा, बैंक में माइनस भी 5150 होगा। तो ये बैंक चार्जेस जो हैं 150 रुपए के, ये अजय की किताबों में तो कहीं लिखे ही नहीं जा रहे। यहाँ पर बैंक को आपने बढ़ाया है 5000 से, तो यहाँ पे बैंक को आपने 5000 से घटा दिया, और बैंक में 150 रुपए और कम कर दिया आपने, क्योंकि बैंक ने आपके खाते से 150 रुपए काट लिए थे, तो बैंक ने घटा दिए ना आपके खाते से, तो आपने भी घटा दिए। तो असल में आप अपना बैंक खाता 5000 प्लस 150 दोनों से घटा रहे हैं, और विजय को आप डेबिट कर दे रहे हैं 5150। अब कहानी हो रही इसकी बुक्स में, इसकी विजय की बुक्स में, विजय की बुक्स में। हाँ बोलिए। 4000 है सर, ऊपर 4000 है, 4000। 4 यार लिख दिया यार, 5000 लेके इसको मैं 5 कर देता हूँ ना। तो अभी अब मेरा भी ध्यान नहीं गया, आपको भी अब भी ध्यान आया, तो मैं इसको काट के यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ये 5 कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, विजय की बुक्स में क्या एंट्री होगी, विजय ने अपने बैंक से 5000 घटाए थे। अब विजय का खर्चा तो दिया ही नहीं है, तो वो एंट्री छोड़ दो, तो जो होगी मैं अभी वो भी बता देता हूँ उसकी एंट्री। तो विजय ने अपने बैंक के अंदर से 5000 का चेक दिया पाएंगे, तो विजय अपनी बैंक में वापस से 5000 रुपए डेबिट कर देगा। लेकिन विजय को अजय को कितना देना है, अजय को उसको देना है 5150। तो भैया बैंक में तो उसने 5, तो ये किसका बैंक चार्जेस, ये 150 रुपए वो बैंक चार्जेस में लिख देगा, बैंक चार्जेस। तो यहाँ पर चूंकि अजय के खाते से में से 5000 माइनस हुए थे, तो अजय 5000 रुपए बढ़ा दे रहा है, और जो 150 रुपए और देने हैं अजय को, वो उसने बैंक चार्जेस के अंदर डाल देगा। अब मैं आपसे यहाँ पे एक चीज और कह देता हूं कि विजय's अकाउंट इज चार्ज्ड, यहाँ नीचे लिख देता हूं जिससे ठीक रहेगा, इज चार्ज्ड बाय ₹250, 200, चलिए 200 और चेक डिसऑनर। बैंक ने विजय से भी 200 रुपए ले लिए, तो विजय से ले लिए तो उसकी एंट्री तो सिंपल हो जाएगी। बैंक चार्जेस की जो एंट्री होती है क्या होती है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो विजय अपने जो खाते हैं, जो उसके खर्चे हैं, जो उसको देने हैं, जो उसके खाते से बैंक ने घटाए, उसकी एंट्री तो जैसे जो बैंक चार्जेस की नॉर्मल एंट्री होती है वही होगी। इस एंट्री में कोई खास बात नहीं है, अगर आप बैंक चार्जेस की हमेशा आप यही एंट्री करते हो, उसमें कुछ अलग अनोखा नहीं है। हाँ, बट यहाँ पर आपको बस देखना है कि अगर
अजय को 150 देने हैं एक्स्ट्रा, तो वो अजय के लिए बैंक चार्जेस में डेबिट हो जाएंगे, विजय के लिए बैंक चार्जेस में, और बैंक से वो 5000 रुपए अपने प्लस करेगा। तो ये एंट्री होगी विजय की बुक्स में। ठीक है, तो आपने जो अजय विजय का पूछा, वो अजय विजय का खेल ये है। इज दैट ओके? यस ठीक, यस सर। और कोई क्वेश्चन है, पूछना है किसी को? अब मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट आज मुझे जो बताना है वो बताना चाह रहा हूँ मैं, ओपनिंग एंट्री का। वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आपकी जनरल एंट्रीज खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद आप जनरल एंट्री और लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों बना सकते हैं, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस को भी डिस्कस कर लिया। उसमें भी कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको एक कुछ शीट ऐसी दूंगा जिसके अंदर आपको ओपनिंग एंट्री भी है, बाकी ट्रांजेक्शन है, लेजर है, जनरल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस पूरा बनाना है। और उसके बाद हम सब्सिडी बुक्स अपनी स्टार्ट कर देंगे। मैं आपका उसका डेडलाइन दे दूंगा। और मुझे अभी भी कई बच्चों के होमवर्क नहीं मिल रहे हैं, मैं उन बच्चों को अब क्लास में बैठने नहीं दूंगा। आपके पास सिर्फ इस वीक का टाइम, बस। जो बच्चे मेरे को होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, मैंने आपको इस हफ्ते का टाइम दे दिया है, तो वो आपको भेजना है। आज क्या वेडनेसडे हो गई है, आपके पास सैटरडे तक का टाइम है, आप संडे तक का टाइम दो। मंडे को मैं संडे शाम को लिस्ट बना दूंगा कि कौन बच्चे क्लास अटेंड करेंगे, कौन अटेंड नहीं करेंगे। मेरे पास संडे तक सबका काम आ जाना चाहिए, जो कुछ मैंने अभी तक कराया। मैं बहुत तेजी से नहीं चल रहा हूँ, आराम से चलो। इससे ज्यादा आराम तो नहीं हो सकता, ठीक है? इससे ज्यादा आराम नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा आराम चाहिए तो फिर आपको पढ़ना लिखना बंद करना पड़ेगा, ठीक है? और कोई चारा नहीं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ओपनिंग एंट्री क्या होती है। जैसे कि बिजनेस दो तरह के होते हैं, दो तरह से के क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं। एक वो बिजनेस हो सकता है जो इस साल नया स्टार्ट हुआ, नया, अभी इसी साल तो स्टार्ट किया, अभी 1 तारीख को स्टार्ट किया, ऐसा। एक बिजनेस ऐसा हो सकता है जो पहले से चल रहा। तो बिजनेस भले ही पहले से चल रहा हो चाहे नया हो, बिजनेस क्या करता है, जो बिजनेस की लाइफ होती है, बिजनेस की जो लाइफ होती है, बिजनेस की लाइफ कितनी होती है मालूम नहीं कितनी होती है। बिजनेस हमेशा ये माना जाता है कि उसकी लाइफ इनडेफिनेट है, वो हमेशा चलती रहेगी। और लेकिन यहाँ पे बिजनेस अगर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, तो बिजनेस की लाइफ को अगर हमें जानना है कि बिजनेस चल कैसा रहा है, तो हमें उसकी लाइफ को हम एक एक साल में डिवाइड कर देते हैं। जैसे जैसे बिजनेस पुराना होता जाएगा, उसके लिए उतने साल पुराने होते जाएंगे, और चलेगा तो और इस हर साल का हम प्रॉफिट लॉस बिजनेस का अलग अलग निकालते हैं। इस साल का प्रॉफिट लॉस अलग निकलेगा, इस साल का प्रॉफिट लॉस, हर साल का हम प्रॉफिट लॉस अलग निकालते हैं, ठीक है? हर साल का प्रॉफिट लॉस हम अलग निकालेंगे। और ये हम ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे हम तुलना कर सकें, कंपैरिजन कर सकें कि पहले साल कितना था, दूसरे साल बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, हर साल के एंड में, हर साल के एंड में, जब भी हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, हर साल के एंड में हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, बिजनेस के हर साल के एंड में बिजनेस के प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, और ये प्रॉफिट लॉस हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस, उसकी स्थिति बताने में हम मदद करते हैं। हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, और बिजनेस की फाइनेंशियल, वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी हम जानना चाहते हैं। तो ये जो बिजनेस का जो हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, या बिजनेस की जो हम फाइनेंशियल पोजीशन करते हैं, ये चीज जो हम करते हैं, ये हम हर साल के हिसाब से करते हैं। ये हम हर साल के हिसाब से करते हैं, ये हम हर साल के एंड में करते हैं। तो मतलब जब भी बिजनेस का 1 साल पूरा हो जाएगा, हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, और ये हमें बिजनेस को की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में मदद करता है। ऐसे हम करते हैं। अब आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि जब बिजनेस का 1 साल खत्म हो जाता है, जब मैं कहता हूं बिजनेस का 1 साल खत्म हो गया, यहां से यहां तक खत्म हो गया, तो बिजनेस के कुछ खाते बंद हो जाते हैं और कुछ खाते खुले रहते हैं। अच्छा साहब,
मैंने अभी तक आपको ये चीज बताई है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि बिजनेस में 5 तरह के खाते होते हैं। मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात नहीं कर रहा, मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहा हूँ। 5 तरह के खाते। एक होती है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज। रेवेन्यूज जब मैं कह रहा हूं तो मेरा मतलब गेन से भी है, मेरा मतलब इनकम से भी है, मेरा मतलब कोई प्रॉफिट से भी है, सब चीज। और दूसरा एक्सपेंसेस, जब मैं एक्सपेंसेस कह रहा हूं तो मेरा मतलब लॉसेस से। तो ये जो बिजनेस के प्रॉफिट लॉसेस, ये जो 3 ऊपर वाले खाते हैं, ये बिजनेस के परमानेंट खाते कहलाए जाते हैं। परमानेंट माने ये स्थायी खाते हैं, स्थायी है, चलते रहेंगे, परमानेंट है। माने जब तक बिजनेस है तब तक ये एसेट्स रहेंगी। ऐसा थोड़ी कि हम बिल्डिंग खरीदते हैं 1 साल बाद बेच देते हैं। आपने देखा है कोई बिजनेस की हर साल नई बिल्डिंग खरीदेगा, ऑफिस बनाएगा, हर साल बेच देगा, मशीन हर साल बेचेगा, हर साल खरीदेगा? ऐसा थोड़ी होता है ना। फर्नीचर हर साल बेचेंगे, कंप्यूटर जो उसका ऑफिस में लगा, फर्नीचर लगा, ऐसा नहीं होता है कि वो जो एसेट्स है वो चलती रहती है जब तक उन एसेट्स की लाइफ खत्म नहीं हो जाए। जब तक आप किसी से आपने लोन लिया है, जब तक आप उसको पैसा चुका नहीं दोगे तब तक वो लायबिलिटी चलती रहेगी। ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक वो कैपिटल रहेगी। तो ये हमेशा परमानेंट होते हैं। इन अकाउंट्स को परमानेंट अकाउंट कहा जाता है, स्थायी खाते कहे जाते हैं, परमानेंट। ये बंद नहीं होते बिजनेस के, जब तक बिजनेस है ये तब तक चलता रहेगा। स्थायी खाते, ठीक है, परमानेंट खाते। और ये जो 3 खाते नीचे मैंने दिए हैं, ये अस्थायी हैं, टेम्पररी अकाउंट्स। दीज आर टेम्पररी, ये टेम्पररी। ये हर साल के लिए अलग खुलते हैं, हर साल बंद होते हैं, ये ऐसे है। ये टेम्पररी, टेम्पोररी, ठीक है, अस्थायी, ये अस्थायी, अस्थायी खाते, ये हर साल बंद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल का रेवेन्यू का खाता, गेन का खाता, इनकम का खाता, प्रॉफिट का खाता हर साल अलग होगा। पिछले साल का अलग था, पिछले साल का पिछले साल खत्म हुआ, बंद हो गया। इस साल फिर से रेवेन्यू खाता खुला है। सेल्स अकाउंट पिछले साल की बंद हो जाती, इस साल सेल्स अकाउंट फिर से खुला जाएगा। पिछले साल की परचेजेस अकाउंट बंद हो जाएगी, इस साल परचेज अकाउंट फिर से खुला जाएगा। पिछले साल की सैलरीज अकाउंट बंद हो जाएगी, इस साल सैलरी अकाउंट नया खुला जाएगा। रेंट अकाउंट पिछले साल का गया, इस साल नया। पिछले साल का कमीशन अकाउंट अलग, इस साल का कमीशन अकाउंट अलग। इसी ढंग से सारे रेवेन्यूज एक्सपेंसेस हर साल नए खुलते हैं। पिछले साल का पिछले साल बंद कर दिया जाता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का, ये हर साल निकाला जाता है। और ये जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट हो सकता है या कैपिटल हो सकता है। और प्रॉफिट या कैपिटल निकालने के बाद, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। और प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद इसको प्रॉफिट है तो कैपिटल में जोड़ देते हैं, लॉस है तो कैपिटल में से घटा देते हैं। और इस ढंग से जब प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो ये सारे खाते हमारे बंद हो जाते हैं। बचता क्या है? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस किसमें मिल जाता है? जब समुद्र में मिल जाता है। समुद्र में मिल जाता है तो नदी खत्म, तो प्रॉफिट लॉस भी खत्म, एक्सपेंस भी खत्म, रेवेन्यू भी खत्म, सब खाते। सिर्फ 3 खाते बचे, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये जो हमारे पास ये 5 तरह के, ये मैंने बताया, जब हम ईयर एंड होता है तो 1 साल के एंड के अंदर, हर साल के एंड में जब प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो हमारे जो रेवेन्यूज हैं और एक्सपेंसेस हैं ये बंद हो जाते हैं। इनसे ही प्रॉफिट लॉस निकल सकता है। प्रॉफिट लॉस तो रेवेन्यू एक्सपेंस से निकलेगा। और जो 1 साल से दूसरे साल में जाते हैं, जब नया साल स्टार्ट होता है तो पिछले साल से क्या आता है? पिछले साल से एसेट्स आती हैं, लायबिलिटीज आती हैं और कैपिटल। ये तो तब तक रहती है जब तक बिजनेस चलता है। हाँ, एसेट्स बदलती रह सकती है, एक बेच दी दूसरी खरीद ली, लेकिन इसका साल से कोई लेना देना नहीं। जब हमें नहीं लगेगा तभी हम बेच देंगे। हम ये नहीं वेट करेंगे कि साल खत्म हो तब बेचेंगे। लायबिलिटीज का आएगा पैसा, लोन लेंगे, लायबिलिटी चुकाएंगे, फिर लेंगे, फिर चुकाएंगे, ऐसे लायबिलिटीज भी चलती रहेगी। कैपिटल तो चलती ही रहेगी, ये बंद नहीं होती, ये चलती रहती है। हाँ, हो सकता है आपने लोन लेना बंद कर दिया हो तो लायबिलिटी 0 हो सकती है, लेकिन एसेट्स तो 0 नहीं हो सकती। कुछ तो एसेट होगी। बैंक में ही पैसा होगा, चलो सारा काम हम ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन करते हो तो दुकान नहीं है? नहीं है। जमीन भी नहीं है? नहीं है। किस पे करते हो? कंप्यूटर पे करते हो, मोबाइल से करते हो? चलो, अरे मोबाइल तो है,
मोबाइल तो है ना, मोबाइल भी तो एसेट है बिजनेस की। जब मोबाइल बिजनेस के लिए यूज करते हो, अच्छा मोबाइल भी मेरा खुद का पर्सनल है, मैं बिजनेस के लिए नहीं, खुद का, उसमें मैं बिजनेस भी कर लेता हूँ, चलो ठीक है। बैंक में कुछ पैसा तो होगा, जीरो एसेट नहीं होती वर्चुअली देखा जाए तो। किसी बिजनेस, किसी से लेना है पैसा, किसी को देना है, ये सब चलता रहता है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है बहुत छोटा बिजनेस हो तो बिल्कुल जीरो हो गया, सारा स्टॉक बेच दिया, इस साल का हिसाब बराबर कर दिया, अब अगले साल फिर से। तो वो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, बहुत अपवाद से, ज्यादातर बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर बिजनेस में क्या होता है, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल साल दर साल चलती रहती है। जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब नया बिजनेस, तो पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री हमारी होती है कैश अकाउंट डेबिट, या फिर अगर बैंक से पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये हमारी पहली एंट्री होती है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर हमने सारा पैसा कैश में लिया, अगर हम बिजनेस में पैसा कैश में नहीं लाते, कुछ सामान लेकर आते हैं, हमारी एंट्री हो सकती है कैश डेबिट। हम फर्नीचर भी लेकर आए, फर्नीचर डेबिट। हम कुछ जो है मशीनरी भी लेकर आए, मशीनरी डेबिट। तो हम जो भी सामान लाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारी नया बिजनेस स्टार्ट करने की, मैं कहना तो बस इतना चाह रहा हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती तो ये। अब सवाल उठता है, नया बिजनेस नहीं है भाई साहब, अभी तो ये बिजनेस पिछले साल खत्म हुआ, प्रॉफिट लॉस निकाला, अब मेरा नया अकाउंटिंग ईयर, नया वित्तीय वर्ष चालू हो रहा है, नया वित्तीय वर्ष चालू हो रहा है। ये नई कैपिटल नहीं लगाई, ये नया वित्तीय वर्ष। हर नए वित्तीय वर्ष में जो बिजनेस चलता हुआ है, उसके शुरू में जो एंट्री हम करते हैं, उसको हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री या प्रारंभिक लेखा। प्रारंभिक लेखा, ओपनिंग एंट्री, उसको हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री या फिर प्रारंभिक लेखा। अब ये प्रारंभिक लेखा होता क्या है? इस प्रारंभिक लेखा में या प्रारंभिक एंट्री में, प्रारंभिक प्रविष्टि में या प्रारंभिक रोजनामचा प्रविष्टि में, हम सारी संपत्तियों को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अच्छा, ऐसा? हाँ ऐसा। सारी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगी और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। ऐसी एंट्री होती है। अगर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि कुछ नया बिजनेस नहीं है, चलता हुआ बिजनेस है, तो जब एक साल से दूसरे साल आएगा तो एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल लेकर आएगा। आज 31 दिसंबर खत्म होने वाला है, मान लीजिए थोड़ी दिन अभी आज ही, और 1 जनवरी को मेरा नया साल चालू हो रहा है। तो 1 जनवरी को मैं पिछले साल, अगर मान लीजिए मेरा वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर है, तो 31 दिसंबर को जब मैं सोऊंगा तो कुछ जमीन लेके सोऊंगा, कुछ बिल्डिंग लेके सोऊंगा, कुछ फर्नीचर लेके सोऊंगा, कुछ एसेट लेके सोऊंगा। और जब 1 तारीख को उठूंगा, अगर सोया हूं तो 31 को, तो 1 तारीख को जब उठूंगा तो वो एसेट्स रहेगी। जिसको जो पैसा देना था वो अभी भी देना है, जिससे जो पैसा लेना है वो अभी भी लेना है, वो सब चीज वैसी की वैसी रहेगी। तो एक जब पहली एंट्री जो होती है, प्रारंभिक लेखा जब हम करते हैं चलते हुए बिजनेस में, उस एंट्री को हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री। और उस ओपनिंग एंट्री की होती है एसेट्स सारी डेबिट होती है, लायबिलिटीज क्रेडिट होती है और कैपिटल क्रेडिट होता है। इसके अंदर कुछ ये एंट्री कुछ ऐसी दिखती है, मैं उसको बता देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, कैश में अगर पैसा है, बैंक में भी पैसा है, कैश है, डेबिट है, बैंक में भी पैसा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर में भी, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट, हमने सारे अकाउंट जो भी संपत्तियां हैं इनको डेबिट कर दिया, इनको हमने डेबिट कर दिया। और क्रेडिट हम किसको करेंगे? तो बैंक लोन, बैंक से पैसा लिया है, बैंक लोन टू क्रेडिटर्स टू कैपिटल। और अगर डेटर्स हैं तो डेटर्स भी डेबिट हो जाएंगे, डेटर्स का एसेट होती है। तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री कुछ ऐसे कहलाती है। इस एंट्री को बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा क्रूशियल एंट्री है ये, बहुत ही क्रूशियल एंट्री। इस एंट्री को ध्यान, ये हमारी ओपनिंग एंट्री कहलाती है।
तो जो मेरी ओपनिंग एंट्री है वो कुछ ऐसी है, ये मेरी ओपनिंग एंट्री। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न और है, उसको लेकर मैं आज की बात खत्म करता हूँ। जब मेरी एंट्री कुछ ऐसी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो जब मैं इसको, अब सवाल उठता है इसकी लेजर में जब पोस्टिंग करूंगा तो लेजर में मेरे पास एक कैश अकाउंट बनेगा और एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो कैश अकाउंट के डेबिट के अंदर और इसी ढंग से कैश अकाउंट, और इधर है ये मेरा कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैं क्या करूंगा, टू कैपिटल करके लिखूंगा। कैश इसकी जब पोस्टिंग करूंगा वो खाते में जब लिखूंगा तो टू कैपिटल, ऐसे। और कैपिटल अकाउंट जो भी अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा बाय कैश। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ये जो मेरी एंट्री है, ये क्या, इस एंट्री की मैं ऐसी लेजर पोस्टिंग करूंगा कि किसी और ढंग से करूंगा, बताइए। ऐसी होगी ना? यस सर। तो मैं कैश अकाउंट इसमें डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा बाय कैश। लेकिन सवाल ये उठता है, भाई साहब इस ओपनिंग एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे? तो इस ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग जो लेजर में होती है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जितने अकाउंट्स हैं वो सारे अकाउंट्स खुलते हैं। कैश अकाउंट भी खुलेगा, बैंक अकाउंट भी खुलेगा, और मैं एक खोल देता हूँ क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्रेडिटर अकाउंट भी सारे खुलेंगे, कैपिटल भी खुलेगा, सब खुलेंगे। मैं 3 के एग्जांपल दे रहा हूँ। और इन सभी खातों के अगर जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट, यहाँ पे एक मेरा कैश अकाउंट आया, ये कैश अकाउंट। यहाँ पे दूसरा आया, ये मेरा आ गया, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया बैंक अकाउंट। और यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज एक क्रेडिटर ले लेता हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर का खाता। तो मैं करना क्या है, जब ये ओपनिंग एंट्री जो है कैश, बैंक, फर्नीचर, इसकी जब मैं लेजर में पोस्टिंग करूंगा तो लेजर के अंदर कैश अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, शेष लाया गया, शेष लाया गया। ये इसको प्रारंभिक शेष कहते हैं। प्रारंभिक शेष, साल के शुरू में जो शेष है प्रारंभिक शेष, कहां से लाया गया, पिछले साल से लाया गया, तो इसको लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट में क्यों लिखेंगे कैश के? डेबिट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि जनरल एंट्री में कैश डेबिट हुआ है, और मैंने आपको पहले बताया है कि जितनी भी एसेट्स होती है उनका डेबिट बैलेंस ही होता है, तो कैश का तो डेबिट बैलेंस ही होगा, जनरल एंट्री में भी कैश डेबिट होगा, और जब कैश अकाउंट खोलूंगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन भी मैं कैश में ही लिखूंगा, सॉरी डेबिट में ही लिखूंगा। फर्नीचर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट भी डेबिट ही हो रहा है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट है वो लिख दूंगा, जो भी अमाउंट है वो लिख दूंगा। और इसी ढंग से कैपिटल, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस ढंग से मैं लेजर में पोस्टिंग करता हूं ओपनिंग एंट्री की। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ओपनिंग एंट्री की लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है। यहाँ पर मैं एक चीज थोड़ी सी दिखाना चाहूंगा, वैसे मैंने उसको शीट में से फिर हटा दिया था, पहले मेरी शीट में था वो, है ना, जस्ट अ मिनट, है ना, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जस्ट अ मिनट एंड देन विल एंड दिस। आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सर ग्रुप बी की क्लास नहीं होगी अभी? अभी बैठे रहिए आप 2 मिनट। जी सर। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश भी कीजिएगा, है ना? ठीक है। अब जैसे ये एक हमारी शीट नंबर 12 है ग्रुप ए की, इसके अंदर ये मेरा एक क्वेश्चन है, ये ओपनिंग एंट्री है, इसके अंदर बनानी है।
और इस ओपनिंग एंट्री में मैंने एक चीज दी थी, इसकी लेजर पोस्टिंग, ये देखिए शो द लेजर, अच्छा इसमें लिखा है अभी भी शो द पोस्टिंग, इसकी पोस्टिंग भी दिखा है और इसकी ओपनिंग एंट्री करनी है, इसकी पोस्टिंग दिखा। तो आप इसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड में डिस्टर्ब भी हो रहा है मुझे बार बार। हाँ, तो इसके अंदर आपको जो करके दिखाना है वो कुछ इस ढंग से करके दिखाना है, क्योंकि मैंने वो शीट में दिया हुआ है। जस्ट अ मिनट, वो आपको ऐसे दिखाना है। ये शीट है, ये आपकी ओपनिंग एंट्री बन गई। फिर इस ओपनिंग एंट्री को लेजर में ऐसे पोस्ट करके, जितने भी अकाउंट्स एसेट में उनके डेबिट में आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो 1 तारीख है, जो जिस तारीख का ओपनिंग एंट्री हो रही है, पहली तारीख। ओपनिंग एंट्री हमेशा 1 तारीख को होती है, वो 1 जनवरी हो सकता है, 1 अप्रैल हो सकता है, डिपेंड करता है आपका साल कब से स्टार्ट हो रहा है। और जिनके भी क्रेडिट बैलेंस है उनके क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपको उस ओपनिंग एंट्री की ऐसे सारे खाते बनाकर उसके अंदर दिखाना है कि इसकी लेजर पोस्टिंग हम कैसे करें, ऐसे आपको करके दिखाना है। तो ये काम आपको करना है इस शीट के अंदर, ओपनिंग एंट्री के अंदर। तो आज मैंने आपको ओपनिंग एंट्री बताई है और आपको 1-2 डाउट थे जनरल एंट्री के वो बताए। तो ये इतना पॉइंट है। तो ये शीट्स क्वेश्चंस आप करके मुझे भेजेंगे और फिर एक ट्रायल बैलेंस का है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का ग्रुप ए में, कोई डाउट है किसी को? जैसे सर टोटल जब करते हैं तो क्रेडिट साइड कम आता है तो टू कैपिटल करके लिख देते हैं और अमाउंट लिख देते हैं। इसका एक क्वेश्चन है, देवेंद्र का एक क्वेश्चन ये है कि कभी कभी ओपनिंग एंट्री के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई चीज मिसिंग है, उसके अंदर कैपिटल का बैलेंस ही नहीं दे रखा, कैपिटल का अमाउंट ही नहीं दे रखा। तो अगर आप जनरल एंट्री बना रहे हैं तो डेबिट क्रेडिट बराबर होगा। इसके अंदर जब कैपिटल मिसिंग है, कैपिटल उसमें से उन्होंने जानबूझ के क्वेश्चन में से नहीं दे रखी है, तो डिफरेंस को आप कैपिटल में डाल सकते। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो आपको उसको क्वेश्चन में हिंट देना चाहिए कि वो कैश है, कि वो बैंक है, और कुछ भी नहीं दे रखा तो उसको गुडविल मान लीजिए, उसको गुडविल मान लीजिए अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको जहां तक क्वेश्चन दिया उसमें दोनों साइड बराबर हो जाएगी, लेकिन अगर कोई चीज हो सकता है मिसिंग हो, मैंने बनाए तो थे, मुझे याद नहीं कि आपकी शीट में मैंने बोला दिया है कि नहीं दिया। तो अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, दिया है तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो कैपिटल गायब होगी, कैपिटल लिख दीजिए, और क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट में कोई चीज कम है तो गुडविल लिख दीजिए, अगर कुछ नहीं दे रखा हो क्या चीज है, ठीक है। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? ग्रुप ए का कोई और क्वेश्चन है?